मैकेनिक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिना अपने टूल को वो मशीन ठीक नहीं कर सकता। बिना पहिए के तो मर्सिडीज भी नहीं दौड़ सकती। और हमारे मन में कितने भी अच्छे विचार क्यों ना आ रहे हों, हम उन्हें बिना लैंग्वेज के तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ठीक इसी प्रकार फिजिक्स के विचारों को, फिजिक्स की बातों को प्रेजेंट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। यूं कह लें कि मैथमेटिक्स फिजिक्स का लैंग्वेज है। अब सिंपल ले लेना, आप कहते हो कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा, पर मैथमेटिकली तो फिर इसको आप F=ma ही लिखते हो, इसको आप इक्वेशन में ही लिखते हो। तो चलो यहां पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। एक सिंपल इक्वेशन है ये F=ma, पर हर जगह जो इक्वेशंस होंगे वो इतने सिंपल नहीं होंगे। तो चाहे मैथमेटिक्स हमारे प्रेजेंट क्लास का सब्जेक्ट है या नहीं है, हमें बेसिक मैथमेटिक्स जितनी हमें फिजिक्स में जरूरत है उसे हमें अच्छी तरह से सीख लेना है, ताकि हमारी फिजिक्स गड्डी स्मूथली दौड़ सके। और ये ना कोई बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड मैथ नहीं है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मैथ है। थोड़े अलजेब्रा, थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा लॉग, थोड़ा फंक्शन कह लीजिए, और इनमें से कई बातें तो हम ऑलरेडी जानते भी हैं। कुछ बातें नहीं आएंगी तो उसको हम अच्छे तरीके से सीख लेंगे, और फिर इसको सीखने के बाद हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हॉट सीट पे बैठ के फिजिक्स की गड्डी उड़ाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अलजेब्रा के साथ। कुछ फॉर्मूला जो हम बहुत पहले के क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + ट्वाइस ab। a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b² - ट्वाइस ab। a + b + एक और c आ जाए तब क्या बन जाएगा, ये a² + b² + c² + ट्वाइस ab + ट्वाइस bc + ट्वाइस ca। ये हो गया। अब a + b × a - b क्या बन जाता है, a² - b², राइट। एक और ले लें, a + b का होल क्यूब क्या हो जाता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, कुछ यही हो जाता है ना। और a - b का होल क्यूब क्या हो जाता है, ये सब वो फॉर्मूले हैं जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं। एक तरह से कहिए तो a³ - b³ - 3ab × a - b, यही है। बेसिक से फॉर्मूले थोड़े बहुत जो हम ऑलरेडी पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन के तौर पे। चलिए इसको नोट कर लिया जाए, और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। हमें जो फिजिक्स में पढ़ने के लिए जरूरत है सिर्फ हम उन्हीं पोर्शंस को लेंगे यहां पे। चलिए ये नोट हो गया, मिटा रहा हूं। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद कीजिए, ax² + bx + c = 0, यही होता है ना। और इस केस में इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाते हैं, रूट्स कहने का मतलब x के वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। तो रूट्स निकालने का भी हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, क्या है, -b ± b² - 4ac / ट्वाइस a, यही होता है ना। ओके, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। एक आध एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे अगर मैं कहूं कि x² - 5x + 6 = 0 है, तो सीधा सीधी हम इससे कंपेयर कराया हमने, a = 1, b = -5 और c = 6, राइट। और इन वैल्यूज को हमने यहां पे रख दिया, -b दैट इज -5 ± b² - 5 का स्क्वायर -4 × 1 × 6 / 2a दैट इज 2 × 1, राइट। यानी 5 ± √ 25 - 24, 25 - 24 -5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस ये देखिए 24 और डिवाइडेड बाई 2।
25 माइनस 24 1 रूट 1 1, यानी इसे हमने लिखा 5 प्लस माइनस 1/2। दो रूट हो गए, एक 5 प्लस 1/2 और दूसरा 5 माइनस 1/2, 6/2 और 4/2, यानी 3 और 2। ये दो इक्वेशंस, ये दो इसके सॉल्यूशंस हो गए, ये दो वैल्यूज हो गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता था, हमने निकाल लिया। एक आध दूसरा एग्जांपल देख लें। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। क्लियर? 3 2 इसके रूट्स आ गए। चलिए अगला एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे 6x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। राइट? a इजकल टू क्या है हमारा 6, b इजकल टू 1 और c इजकल टू माइनस 12। x इजकल टू डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 6 इंटू माइनस 12 बाई ट्वाइस a 2 इंटू 6। यही हो जाएगा। राइट? माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस हो गया 4 इंटू 6 इंटू 12, 4 इंटू 6 इंटू 12, यानी कि ये इतना हो गया और डिवाइडेड टू 2 छक्का 12 हो गया। यानी यहां से ले लें ऊपर, ये हो गया सीधा सीधी कितना -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 24 इंटू 12, 24 इंटू 12 डिवाइडेड ओवर कितना हो गया 12। राइट? 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12। ओके, मल्टीप्लाई कर ले -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 12 चौक 48, 8 4 12 दूनी 24 और 4 28 डिवाइडेड बाई 12, यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 289 डिवाइडेड बाई 12। अब हम जानते हैं कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। थोड़े बहुत स्क्वायर याद कर लेने से हमें थोड़ा फास्ट हो जाता है। 25-30 तक स्क्वायर याद रखिए तो थोड़ा सा बीच बीच में आगे आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा उसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, यानी कि -1 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर? दो रूट अलग अलग कर दिया जाए, -1 प्लस 17 बाई 12 और -1 माइनस 17 बाई 12। क्या हो गया 16 बाई 12, ये बन गया हमारा 16 बाई 12 और दूसरा हो गया -18 बाई 12। निपटाया जाए काट कूट के, चर्चों को 16 4 तिया 12 और 6 3 18 6 दूनी 12, यानी इसके रूट हो गए -3 बाई 2 और 4 बाई 3। क्लियर? हमारे पास फॉर्मूला था, हमने डायरेक्ट कर लिया। तो चलिए, हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस फॉर्मूले में लगा के निकाल लिया। पर कई बार हमें इतना समय नहीं होता कि पूरा लंबा चौड़ा ये कैलकुलेशन करें। तो समय बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मेथड है इसका, क्या? फैक्टर मेथड। हम उस मेथड से इसी को जरा निकाल करके देखें। पहले वो मेथड क्या है उसको सीख लेते हैं और उस मेथड से इसी को निकाल करके देखें। चलिए, क्या है ये तो समझ में आ गया। ये तो पहले आपने पढ़ रखा है कि भाई ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर मैंने वैल्यू पुट किया एबीसी का और निकल गया इसका रूट -3 बाई 2 और 4 बाई 3। क्लियर? चलिए अब उस फैक्टर मेथड को सीखते हैं जरा और इसी क्वेश्चन पे लगाएंगे। इसका आंसर कितना आया है? -3 बाई 2 और 4 बाई 3 ना लिख लिया जाए, -3 बाई 2 और 4 बाई 3। ओके, देखिए फैक्टर मेथड में क्या करना है, आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इसको और इसको, दोनों किनारे वाले को, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और इस कांस्टेंट वाले को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दीजिए। इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2 और 3, 2 तिहाई 6। इसको भी फैक्टर कीजिए, 2 बचा 6, 2 छक 12, 6 बचा, उस 6 को फिर 2 3 कर दीजिए। बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। ऐसा नहीं 4 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, 2 2 3 लिखेंगे। बिल्कुल प्राइम में हम इसे तोड़ देंगे। राइट? हमने इस 6 को इसके प्राइम फैक्टर्स 2 3 में कर दिया। हमने इस 12 को 2 2 3 कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगा, सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए। 12 को अगर प्राइम फैक्टर में करने हैं, सबसे पहला उठाइए प्राइम 2,
2 से जब करेंगे तो 6 बच जाएगा, 2 6 का 12, 6, उस 6 को फिर 2 से उड़ाइए, 2, अब बच गया 3। ऐसे निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो हमने ऐसे करके इन दोनों को, दोनों किनारे वाले को हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब आपके इन दोनों के फैक्टर्स क्या क्या हो गए जरा देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन दोनों फैक्टर्स को मैंने यहां पे लिख दिया, दोनों के फैक्टर्स को इकट्ठे मैंने यहां पे लिख दिया। अब इससे आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, 2 ग्रुप बनाने हैं और उसको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इस तरह से करना है कि इसका कोएफिशिएंट आ जाए। जैसे यहां पर देखिए, इसका कोएफिशिएंट है +1, बीच वाले का कोएफिशिएंट है +1। दोनों किनारे वालों को फैक्टराइज करेंगे, उस फैक्टर के 2 ग्रुप बनाएंगे और उस 2 ग्रुप का अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इस तरह से हो कि हमारा बीच वाला कोएफिशिएंट आ जाए। जैसे देखिए, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, अभी देखिए समझ में आ जाएगा। हमें इससे 2 ग्रुप बनाने हैं इस तरह से कि +1 लाना है। आप देखो, 3 3 का 9, इन 2 का एक ग्रुप हो गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर मैं 9 - 8 करूं तो क्या +1 नहीं आ जाएगा? हमने क्या कहा कि इन फैक्टर्स से आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, इस तरह से 2 ग्रुप बनाने हैं कि उसका अलजेब्रिक जोड़ घटाव करके हमारा बीच वाले का कोएफिशिएंट आ जाए। बीच वाले का कोएफिशिएंट यहां, इस x का कोएफिशिएंट यहां +1 है। तो हमने इस 3 और 3 को लिया, 3 3 जा 9 हो गया, और ये 2 2 2 ये हो जाएगा 8। तो +9 - 8 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके +1 आ गया। तो आप उस +9 और -8 लिख लीजिए साइड में। ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके, इनके फैक्टर्स का अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके आपने +1 ले आया। अगला काम, इसके साइन को पलट दीजिए, प्लस वाले का माइनस और माइनस वाले को +1 कर दीजिए। क्लियर? और एक स्टेप और, x² का जो कोएफिशिएंट है 6, उससे डिवाइड कर दीजिए बाई 6। हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, -3/2 4/3। मिलाइए आंसर, -3/2 4/3। जो उतना लंबा चौड़ा करके लाए थे, यहां से देखिए कितनी आसानी से निकल गया। क्लियर ये बात? एक और क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं आपको, और फिर कैसे करना है उसको लिखवा भी देता हूं कि इसके स्टेप्स ऐसे हैं। ओके, चलिए मान लो क्वेश्चन लेते हैं इस बार हम, 18x² + 9x - 35 = 0। ओके, वैल्यूज थोड़े बड़े बड़े हैं। अगर हम -b + -√b² - 4ac/2a पे करेंगे तब थोड़ा बड़ा चला जाएगा। ओके, हम इसको डायरेक्ट फैक्टर मेथड से बनाते हैं। देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? पहला नंबर आएगा 3, जिससे ये डिविजिबल होगा 3 से डिवाइड करके बचेगा क्या 6, उसको फिर से प्राइम डिवाइड कीजिए 2 से, और फिर 3 हो गया 3 2 3। ठीक है, एकदम छोटे नंबर जिससे कटे काटते जाइए, प्राइम फैक्टर बनते जाएगा। 35 है। ओके, 35 पहला डिवाइड होगा ना तो 2 से, ना 3 से, ना 4 से, 5 से डिवाइड होगा, और 5 के बाद 7, दोनों प्राइम आ गए। यानी इसके सारे प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल लिया। अब इकट्ठे लिख लीजिए इसे, 3 × 2 × 3 × 5 × 7 लिख लिया आपने। अब इसका 2 ग्रुप बनाना है, इसका 2 ग्रुप बनाना है इस तरह से कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करने पे ये बीच वाला ये +9 आए, बीच वाला कोएफिशिएंट +9 आए। आप देखो यहां पे, आप देखो, अगर मैं इसे 3 दूनी 6 × 30 एक ग्रुप बना लूं, और 3 सते 21 दूसरा ग्रुप बना लूं, तो +30 और -21, आप देखो 30 - 21 9 बन जाएगा। हमें उन फैक्टर्स को, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उन फैक्टर्स को इकट्ठे लिख लो और उसके 2 ग्रुप बनाओ। इस तरह से वो ग्रुप बनने चाहिए कि उसका अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ये आ जाए। शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी ही प्रैक्टिस से आपको इस पे महारत हासिल हो जाएगी। आप देखो क्या मिल गया यहां पे, +30 और दूसरा -21।
अगला स्टेप क्या है, इसके साइन को पलट देना, यानी जो प्लस है उसको माइनस बना देना और जो माइनस है उसको प्लस बना देना। और बस एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो कि यहां 18 है उसे से डिवाइड कर देना, 30/18 और 21/18। यानी अगर कहें 6 × 30, 6 × 18 और 3 × 21 और 3 × 18, इसके रूट्स आ गए बड़े ही प्यार से -5/3 और 7/6 इजिली। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालिएगा तो √b² - 4ac वाला कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा। इसको आपने आसानी से यहां ऐसे कर लिया। क्या रूट आ गए, -5/3, 7/6। क्लियर। प्राइम फैक्टर मेथड्स के स्टेप्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, इसे कहो आप प्राइम फैक्टर मेथड। इसका स्टेप 1 आपने क्या किया था, प्राइम फैक्टोराइज किसे, ए एंड सी, ax² + bx + c के a और c को आप प्राइम फैक्टोराइज कर दिए। ओके। स्टेप 2 आपने क्या किया, आप कहो मेक टू ग्रुप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ a एंड c of prime factors of a and c such that their algebraic manipulation gives b, such that their algebraic प्लस माइनस करके अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन क्या दे दे मुझे, उससे मुझे मिल जाए बी। उसको 2 ग्रुप में इस तरह से हमने अरेंज किया। अब स्टेप 3 क्या किया हमने भाई, स्टेप 3 रिवर्स द साइन को पलट दो, 2 ग्रुप बनाया उसके साइन को पलट दो। और स्टेप 4 हमने किया क्या, डिवाइड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x²। यही हो गए ना हमारे चारों स्टेप्स। पहले प्राइम फैक्टराइज कीजिए a और c को, उनके 2 ग्रुप्स बना लीजिए इस तरह से कि x का कोएफिशिएंट आ जाए। ओके। अब उन दोनों ग्रुप्स के साइन को पलट दीजिए और फिर x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। बस यही काम करना है आपने। मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, उस पर आप प्रैक्टिस करना। चलिए, नोट कर लिया। ओके। कुछ छूट जाए तो काइंडली पॉज करके नोट कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। अभी जो आपने मेथड सीखा इन तीनों पे अप्लाई कीजिए, सोल्व कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काम भर इस पे। ओके। अब चलिए आगे बढ़ा जाए। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने सीख लिया। अब हम पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। चलिए हेडिंग लगाइए, बाइनोमियल थ्योरम क्या है भाई ये। तो फिर इसे समझने के लिए पहले वाले एग्जांपल में ही चले आते हैं। हमने कहा था कि भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ओके। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। राइट। ओके। पर अगर कोई पूछ दे कि भैया बताओ a + b का होल टू दी पावर 10 होता है, तो आप कहोगे और कोई काम धाम नहीं है क्या, इसी का हम इनफाइनाइट पावर याद करते रहें। कोई जरूरत नहीं है हमें और ज्यादा पावर याद करने की, क्योंकि हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला है और उसी फार्मूले का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। चलिए वो जनरलाइज फार्मूला क्या है देखा जाए जरा। अगर बाइनोमियल इसलिए नाम है कि इसमें 2 टर्म होते हैं, एक a और एक b है, 2 ही टर्म है। ओके। लेकिन इसके पावर कुछ भी हो सकते हैं।
तो मैंने कहा कि a प्लस बी का पावर n, एक जनरल n पावर के लिए हम एक जनरलाइज फार्मूला दे दो। तो ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पे। इस फार्मूला में ना कुछ अननोन से टर्म्स आएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। पहले मैं वो फार्मूला लिख देता हूं और फिर उस टर्म को एक्सप्लेन करता हूं कि ये टर्म है क्या। ओके, तो पहले मैं उसे लिख रहा हूं। यह a प्लस बी टू दी पावर n, फार्मूला है nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1, घबराना नहीं है क्या nc0 nc1 है, सब मैं भी बताऊंगा। nc1 a का पावर एक पावर घटा दो, n से n माइनस 1 कर दो और b का पावर 1 आ गया। a का पावर घटता जाएगा, b का पावर बढ़ता जाएगा। अब दूसरे टर्म में a का पावर 2 घट गया, b का पावर 2 आ गया। ऐसे ही तीसरे टर्म में a का पावर n माइनस 3 और b का पावर 3, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते n पावर तक है, तो n तक ये कहानी जाएगी ncn, a का पावर n माइनस n हो गया, यानी a का पावर 0 हो गया, और किसी का भी पावर 0 तो 1 ही हो जाता है। तो पहला टर्म तो मैं लिखूं ही नहीं, सीधा सीधी b का बढ़ते बढ़ते b का पावर n। यहां b का पावर 0 था, बढ़ते बढ़ते b का पावर n, यहां a का पावर n था, घटते घटते a का पावर 0। ओके, चलिए अब आपको लग रहा होगा कि ये nc0 nc1 ये क्या बला है भाई, nc1 ncn ये क्या चीज है। तो अभी क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देखो आप। मान लो 3 बच्चा है और उसके नाम मैं दे देता हूं a b c, ये 3 बच्चे हैं, और कोई आपसे कहे कि इन तीनों में से 2-2 को लेकर ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप बनेंगे वो आपसे पूछे। 3 बच्चे हैं और 3 में से 2-2 को लेकर ग्रुप बनाना है। आप कहोगे ठीक है बना देते हैं, ए और बी का ग्रुप एक बना लीजिए, एक ए के साथ सी का बना लीजिए और फिर बी के साथ सी का बना लीजिए। आप फटाक से जोड़ के कह दोगे कि ऐसे 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड। एक और आ गया इसका दोस्त, अब हो गए ये बच्चे 4। अब ग्रुप बनाए, फिर भी आप बना लोगे। आप कहोगे ए बी ए सी ए डी, अब बी से स्टार्ट करते हैं बी सी बी डी, अब सी से स्टार्ट करते हैं सी डी। आप कहोगे 6 ग्रुप बन गए, 6 ग्रुप बन गए। क्लियर। तो बेसिकली आपने क्या किया ये देखिए, आपने यहां पर 3 में से 2-2 का ग्रुप बनाया। ओके, आप इसी को मैथमेटिकली 3c2 लिख दो। यहां जो cc है वो यही है, 3 में से 2 का ग्रुप बनाना है तो 3c2 लिख दिया, और यहां 4 में से 2 का ग्रुप बनाना था तो 4c2 लिख दिया। यानी ये जो c है बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन और आप समझ लीजिए ग्रुप फॉर्मेशन, कंबाइन करके भाई ग्रुप बनाओ, कॉम्बिनेशन और ग्रुप फॉर्मेशन। समझ में आया बात कि ये सी है क्या है। लेकिन आप यहां 3 में से 2 का ग्रुप बनाना था, आपको 4 में से 2 का ग्रुप बनाना था, तो आपने आसानी से बना लिया। कोई कह दे कि भाई 10 में से 2 का ग्रुप बनाना है, तब क्या करोगे? तब तो उंगलियों पे ऐसे जोड़ते नहीं रहोगे, ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है कि n चीज में से अगर मुझे r चीज को ले लेकर के ग्रुप बनाना है, n चीज में से r चीज लेकर के ग्रुप बनाना है, n की जगह सपोज करो 10 है, r की जगह 2 है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाई ऊपर वाले का फैक्टोरियल बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल दोनों n माइनस r दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल r नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब आपको तो पता ही है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मान लो कि हम कहें फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता है कि 5 से गुना करना स्टार्ट कीजिए और 1 तक पहुंच जाइए। फैक्टोरियल 10 से गुना करना स्टार्ट कीजिए और 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 ऐसे करते 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 1 तक गुना करते हुए पहुंच जाइए। यह होता है फैक्टोरियल का मीनिंग। तो अब जरा आपने तो कह दिया भाई कि यह फॉर्मूला है,
अब जरा लगा के देखें कि जो हमने निकाला है 3C2 या 4C2 इस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं इससे जरा सा। आपने कहा 3C2 अभी आपने निकाला था 3 ग्रुप बने थे और 4C2 के 6 ग्रुप बने थे। जरा इस फॉर्मूले से निकाल करके देखें। ओके, आप कह रहे हो 3C2 इस फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर वाले का फैक्टोरियल बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। क्या हो गया? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2 1। यही हुआ, यानी फैक्टोरियल 3 को हम कहेंगे 3 से गुना कीजिए और 1 तक पहुंच जाइए। फैक्टोरियल 2 को कहेंगे 2 से 1 और फैक्टोरियल 1 तो 1 हो ही गया। तो देखिए 2 2 उड़ा और ये आ गया 3। क्लियर? उसी प्रकार अगर हमसे कहता कि 4C2, जरा देखिए कि 4C2 निकाल के बताइए कि 6 आता है कि नहीं, तो देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, 4C2 क्या हुआ उस फॉर्मूले के हिसाब से? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 4 से स्टार्ट कीजिए, पहुंच जाया जाए 1 तक। फैक्टोरियल 2 2 2 1 और 4 माइनस 2 फिर से फैक्टोरियल 2, फिर 2 इंटू 1। ये 2 2 गया, ये 2 दूना 4 हुआ। देखिए बन गया 6 ग्रुप। जब बच्चे 4 थे और 2 2 का लेके हमने किया था तो 6 आया था। तो ठीक है, अब बड़ा नंबर भी किसी ने हमसे पूछा था कि भाई फैक्टोरियल 10C2 10 में से 2 2 बच्चों का ग्रुप लगा के कितने ग्रुप बनेंगे, तो बता दीजिए उसे कि लिख दो भाई फैक्टोरियल 10, यहां कर लेते हैं 10C2, यही निकाल लेते हैं। अब अगर बड़ा भी नंबर हो तो क्या दिक्कत है, हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। हम कहेंगे कीजिए फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। क्लियर? फैक्टोरियल 10 कहानी 10 से स्टार्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करते करते चले जाइए कहां, 1 तक। फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 कहानी 8 से स्टार्ट कीजिए और घटते 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 1 तक। नीचे वाला ये पूरा इस पूरे के साथ कट जाएगा, है तो प्रोडक्ट में ही। और इस 2 से उड़ा 5, तो 9 पचे कितना आ गया, 45 हो गया। 10 इंटू 9 ये खत्म हो गया, ये यहां तक खत्म हो गया। 2 पचे 10, 9 पचे 45, आप सीधा सीधी कर दोगे, ऐसे कितने हो जाएंगे, 45 ग्रुप्स बन जाएंगे। क्लियर? कुछ भी हो सकता है, मान लो 20C5 हो गया, तो ऐसे ही फॉर्म में तो फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधी, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो चलिए फिर से हम अपने पेरेंट चीज पे चले आए, पेरेंट फॉर्मूले पे चले आए। NC0 NC1 NC2 ये सब समझ लेने के बाद चलिए मिटा रहा हूं इसे। यहां पर आप ये ध्यान रखना कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, क्योंकि यहां पर हमें फैक्टोरियल 0 की जरूरत पड़ेगी। तो NC0 अगर आप कहो कि NC0, तो देखो NC0 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस 0। दैट इज क्या हो गया भाई, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 तो 1 हो गया और फिर से ये फैक्टोरियल n, तो ये गया और ये 1 हो गया। तो हम लिख लें कि NC0 मेरा जो होता है वो 1 होता है। NC1 एक और निकाल के देख लें। NC1 हो गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 और ऊपर और नीचे के डिफरेंस का फैक्टोरियल। राइट? फैक्टोरियल n कहने का मतलब क्या हुआ कि n से स्टार्ट कीजिए और मल्टीप्लाई करते हुए आप कहां तक चले जाइए, 1 तक। फैक्टोरियल 1 तो 1 होगा ही होगा, और फैक्टोरियल n माइनस 1 यानी स्टार्ट n माइनस 1 से कीजिए और फिर कहां पहुंच जाइए, 1 तक। लीजिए n माइनस 1 n माइनस 2 यहां तक आ गए, ये यहां से लेके यहां तक और ये यहां से लेके यहां तक सीधा उड़ गया, इकट्ठे उड़ा दीजिए। क्या बच गया, n। लिख लीजिए साइड में कि भाई NC1 जो होता है वो n होता है। बस अब हम ज्यादा आगे के टर्म्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। NC0 1 था, NC1 n है, हमने लिख लिया ऊपर। अब हम इस फॉर्मूले के ना हमें फिजिक्स में इस फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें फिजिक्स में जिस फॉर्म की जरूरत पड़ती है उसके अनुसार मैं इसको चेंज कर रहा हूं।
उसके लिए मैं कह रहा हूं कि चलो a इक्वल टू 1 ले लेता हूं और b इक्वल टू x ले लेता हूं। तब यह फॉर्मूला क्या बनता है जरा देखा जाए। 1 प्लस एक्स का पावर n, a की जगह 1 और b की जगह x। ओके, आप देखो n से 0 1 है तो 1 हो गया, और a का पावर n, a की जगह 1 है, 1 का कोई भी पावर उतना ही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, यानी ये भी 1 हो गया, आप छोड़ दीजिए उसे। nc1 n है, फिर से a का पावर n माइनस 1, a तो मेरा 1 है, उसका पावर कुछ भी हो 1 ही रह जाएगा, तो वो वाला टर्म हम लिखेंगे ही नहीं, n इंटू बी की जगह x हो गया। a का पावर 1 का पावर n माइनस 1 1 ही रह गया, और b की जगह यहां x है, 1 प्लस nx है। ओके, प्लस लिखते हैं nc2 x स्क्वायर, 1 का पावर हम लिख नहीं रहे हैं, nc3 x क्यूब, ऐसे 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 जाते जाते ncn x का पावर n हो गया। इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस एन एक्स प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स टू दी पावर n को मैं इकट्ठे लिख दे रहा हूं हायर पावर्स ऑफ x, हायर पावर्स टर्म ऑफ x। क्लियर? इकट्ठे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को मैंने इकट्ठे ऐसे लिख दिया। अब इसमें एक पार्टिकुलर केस लेता हूं, इफ x इज मच मच लेस देन 1 हो। इस पार्टिकुलर केस में ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन क्या बन जाता है, हम वो देखते हैं। एक्चुअली हमें फिजिक्स में जिस तरह के इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, हम इसको कन्वर्ट करके वहां ले जा रहे हैं। तो देखिए, x मच मच लेस देन 1, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए कि x आपका 1/1000 है, दैट इज 0.001 है, 1 की तुलना में काफी छोटा है, राइट। अब आप इस केस में देखिए कि हायर पावर्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब क्या बनेगा, जरा देखिए। एक्स स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 1/1000 का स्क्वायर, यानी 1/1000 और फिर नीचे 1000, यानी 1/1 पर 6 शून्य 10 लाख हो गया। कितना छोटा हो गया, फ्रैक्शन काफी छोटा फ्रैक्शन हो गया। और हायर पावर्स करेंगे, एक्स क्यूब करेंगे तब तो और छोटा हो जाएगा, 1/1000 का पावर क्यूब, तो नीचे 10 पे 6 ही नहीं 9 जीरो जा जाएंगे, और छोटा होते चला जाएगा। तो इस पार्टिकुलर केस में जब x 1 से काफी छोटा हो तो हायर पावर टर्म जो है और छोटा होते चले जाएंगे, और उसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, और तब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को हम रफली इक्वल टू, क्योंकि हम इसके हायर पावर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो एरर आएगा, इसलिए हमने कहा कि रफली इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये साइन दिया, इक्वलिटी नहीं दिया, ये है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ओके, क्या हो गया, 1 प्लस एन एक्स, यहां लिखो नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ एक्स, नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ एक्स, एक्स के हायर पावर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और सीधा सीधी 1 प्लस एक्स टू दी पावर n फॉर्मूला बन गया हमारे पास 1 प्लस एन एक्स। ये फॉर्मूला हमारे काम का है। जो सारी कहानी अभी हमने पढ़ी, बेसिकली हम यहां पर आना चाहते थे। अब इसमें एक चीज और देखिए, आप 1 प्लस एक्स टू दी पावर अगर यहां माइनस n रहे, तब आप अलजेब्रा का मेथड लगा देना, ये प्लस प्लस आप एज्यूम करना, ये प्लस प्लस तब प्लस, ये प्लस माइनस माइनस होता है, आप 1 माइनस एन एक्स कर देना। अब 1 माइनस एक्स टू दी पावर पॉजिटिव एन रहे तो फिर कहना माइनस प्लस माइनस, अलजेब्रा का रूल 1 माइनस एन एक्स, और 1 माइनस एक्स टू दी पावर अगर माइनस एन रहे तो आप कहना माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एन एक्स, जैसा रहेगा वैसे प्लस 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 माइनस माइनस, उसी रूल्स के दिमाग में रखना, वैसे ही कर देना। वैसे सबसे ज्यादा तो यूज ये वाला होगा, पहला वाला होता है। यानी कि बाइनोमियल का ये जो इक्वेशन है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में, उस कंडीशन में जब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का x 1 से काफी छोटा है, इस केस में हमें काफी हेल्प करेगा।
समझ में आई? अब जब फॉर्मूला आपको पता चल गया तो अब इसके एप्लीकेशन देखें। चलिए ये फॉर्मूला नोट कीजिए, अब एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए मिटाऊं। चलिए आपका जो मेन फॉर्मूला निकल करके आ गया 1 + x⁴n रफली इक्वल टू है 1 + nx को। इसको हम अप्रोक्सीमेट करने के लिए कैसे यूज करेंगे देखिए। कैलकुलेट आपसे पूछ दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पहले ही दे दिया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 1001 का पावर 1/3। n हमारा फ्रैक्शन भी हो सकता है, n हमारा 1/3 है, यहां पे 1001 का पावर 1/3 इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। आप अगर जो ये 1000 का क्यूब रूट होता तब तो आप आराम से कह देते 10, लेकिन ये 1001 का पावर 1/3 है, तो कैसे बाइनोमियल लगेगा ये देखा जाए। निकालना तो 1001 का पावर 1/3 है, हम इसे 1 + 1000 लिख दें। दिमाग में होना चाहिए कि ये फॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं 1 + x⁴n, लेकिन वहां का x हमारे 1 से काफी छोटा होना चाहिए। यहां का अगर हम इसे 1 + x कहें तो ये तो 1 से काफी बड़ा है। कोई बात नहीं, आप यहां से 1000 बाहर खींचिए तो 1 + 1/1000 अब हुआ 1 से काफी छोटा, इस पूरे का पावर 1/3। क्लियर? धीरे धीरे ले रहा है शेप। x से हम क्या कह रहे हैं, x मच लेस देन 1। ओके चलिए अब इसको कीजिए आप 1000 का पावर 1/3, 1000 का पावर 1/3 अलग निपटा लें और 1 + 1/1000 का पावर 1/3 अलग रखें। ओके 1000 का क्यूब रूट तो भाई आंख मूंद के 10 हो गया, और 1 + ये 1/1000 देखिए ये x 1 की तुलना में काफी छोटा है, आ गया इस फॉर्म में। हम अप्रोक्सीमेटली क्या इसको नहीं लिख सकते हैं 1 + nx, यहां n की जगह, यहां पर x की जगह 1/1000 आ गया और n की जगह 1/3। देखिए ऊपर का फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठ गया, n की जगह 1/3 और x की जगह 1/1000। क्लियर? यानी ये हो गया 10, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 0.33 और बटा 1000, यानी ये बेसिकली हो गया 10, 1 + 0.00033 हो गया 0.123 फिर ये 33 क्या हो गया 10, 1.00033 और ये कितना हो गया 110, यानी कि 10.0033। देखा किस तरह से इस बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में यूज किया गया। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए नोट किया जाए। मिटाऊं? चलिए अब बिल्कुल इसी तर्ज पे आपको अपने से प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। 1001 था ना, 1000 से एक ज्यादा था, इस बार 999, 1000 से एक कम, वैसे ही अरेंज करना है इसे। ठीक है, और इसका आंसर है, आंसर मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसका आ जाएगा 9.9967। उसका आया था 10.0033, इसका है 9.9967 आंसर है। इसको आप ट्राई कीजिए। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही अरेंज करके, वहां प्लस था यहां माइनस। चलिए अब इसका दूसरा एप्लीकेशन फिर से समझते हैं। आप जानते हो कि अर्थ के सरफेस के आसपास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g की वैल्यू होती है 9.8, राइट, 9.8। पर g की ये वैल्यू ना अर्थ के सरफेस के पास है। अगर मैं अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर चला जाऊं तो ये फॉर्मूला बदल जाता है। जैसे अगर ये अर्थ मैं रिप्रेजेंट करूं और ये है अर्थ का रेडियस और यहां से मैं आ गया यहां h हाइट ऊपर, ओके, तब ये जो फॉर्मूला बनता है, इसको आगे आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, तब ये फॉर्मूला बनता है क्या
जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। ओके, एक फॉर्मूला हमें दे रखा है। अब कह रहा है कि फाइंड approximate value, find approximate value of G, approximate value of G इस कंडीशन में, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगा के approximate वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर जैसे R की वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर, अर्थ का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। मान लो हम ऊपर चले गए कितना, 50 किलोमीटर। ओके, तो अभी भी अर्थ के रेडियस की तुलना में तो वो काफी कम है। 50 किलोमीटर मेरा 6400 किलोमीटर की तुलना में तो काफी कम है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे हाइट पे जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? तो देखो, जहां भी इस तरह की बात है ना, दिमाग जोड़े वहां कहां, बाइनोमियल पे। ठीक है, कैसे इसको बाइनोमियल पे अरेंज करेंगे वो देखा जाए। आप कह रहे हो कि एच आपका आर से काफी कम है, यानी h बाई आर जो है 1 से काफी कम है। हम h बाई आर देखो x, हम इस h बाई आर को x की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब देखिए, आपको दे रखा है गिवन, आपको दे रखा है ना जी ये बात, इसका सॉल्यूशन किया जाए कि g डैश आपका है जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ओके, इसको आप लिखो, नीचे में आपको h बाई आर इंट्रोड्यूस करना है, तो r को बाहर निकाल लो, तभी h बाई आर इंट्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि h बाई आर 1 से काफी कम है और हम घुमा फिरा के पहुंचना चाह रहे हैं यहां पे। ओके, तो मैं नीचे से r निकाल रहा हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर और इस पूरे का स्क्वायर। ओके, यानी अब देखो जी आर स्क्वायर बाई नीचे में देखो आर का स्क्वायर अलग कर दें, इस आर का स्क्वायर अलग कर दें ताकि ऊपर वाले आर के स्क्वायर से ये खत्म हो जाए। देखो ये हो गया। ओके, और अब देखो इस चीज को यहां ले आ रहा हूं, जी 1 प्लस एच बाई आर का ऊपर ले आके -2 लिख दूं। 1 प्लस एच बाई आर नीचे में था, 1 प्लस एच बाई आर डिनोमिनेटर में था, उसका पावर 2 था, तो इस पूरे को न्यूमरेटर में लाऊं और पावर को 2 से -2 कर दूं। हमारा वहां n जो है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यानी अब देखो, याद करो हमने क्या बताया था कि अगर 1 प्लस एक्स का पावर -n हो तो सीधा सीधी कर देना प्लस माइनस माइनस और लिख देना इसे 1 माइनस एन एक्स। हमारा कंडीशन मैच कर गया। देखो 1 मेरा x दैट इज h बाई आर 1 से काफी छोटा है का पावर n, मैं सीधे बाइनोमियल लगा दूं, इसे लिख दूं प्लस माइनस माइनस, ये 1 माइनस ट्वाइस ऑफ h बाई आर। यानी अगर जो एच आर से काफी कम हुआ तो हम इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला ना यूज करके ये फॉर्मूला का शॉर्ट अप्रोक्सीमेट फॉर्म बन जाएगा ये। क्लियर? तो पता चल रहा है कि फिजिक्स में मुझे बाइनोमियल किस तरह से आएगा और कैसे बाइनोमियल लगा करके हम फिजिक्स में आने वाली इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। यही मकसद है ना यहां मैथमेटिक्स पढ़ने का। चलिए, मैं अभी आपको फिर एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको बाइनोमियल लगा करके खुद से प्रैक्टिस करनी है। चलिए, हम जानते हैं कि अगर गर्म चीज और ठंडी चीज को कांटेक्ट में रखा जाए तो हीट जो है गर्म चीज से निकल के ठंडी चीज की तरफ जाएगी, यानी गर्म चीज ठंडा होगा और ठंडी चीज गर्म होगा। ओके, तो जब हम हीट पढ़ते हैं फिजिक्स में तो एक एक्सप्रेशन इस तरह से आता है, जो एनर्जी निकल रहा है, जो हॉट चीज से एनर्जी निकल रहा है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का एक एक्सप्रेशन आता है, T प्लस डेल्टा टी का पावर 4 माइनस टी नॉट प्लस डेल्टा टी का पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। ओके, ये टी नॉट ठंडी चीज का टेम्परेचर है और टी नॉट से डेल्टा टी ज्यादा है गर्म चीज का टेम्परेचर। तो गर्म चीज से
एनर्जी निकल रही है और वो एनर्जी इस इक्वेशन से निकल रही है, इस तरह से निकल रही है। तो इस सिचुएशन में, और आपको दे रखा है यहां पर कि डेल्टा टी जो है वो टी से काफी छोटा है, डेल्टा टी टी नॉट से काफी कम है। तो यहां पर कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एबव एक्सप्रेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी। मैं इसका आंसर लिख देता हूं पर आपने खुद ट्राई करना है इसे। इसका आंसर है 4 टी नॉट क्यू डेल्टा टी। अब बाइनोमियल लगा करके आपने इसे सोल्व करना है, इसका आंसर मैंने दे दिया है। चलिए, तो यह बात क्लियर हुआ कि फिजिक्स में आने वाले इक्वेशंस में अगर ये कंडीशन मैच कर जाए तो कैसे बाइनोमियल लगा करके हम उस एक्सप्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। चलिए, बाइनोमियल हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक नंबर का मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूं और बताओ कि इस सीक्वेंस का 100वां टर्म क्या होगा, तो आप आराम से देख के बता दोगे 1 2 3 4 5। ये तो सीधा सीधी गिनती है सर, क्या आप पूछ रहे हो, आराम से 100 हो जाएगा, इजी, बिल्कुल इजी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई 1 5 और 9 13, इसका 100वां टर्म बताओ तो 100 टर्म, तब तो थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे। हालांकि रिलेशन दोनों में सेम ही है। यहां भी अगर आप देखोगे तो अगला टर्म पिछले टर्म से 1 हो जा रहा है, फिर 1 हो जा रहा है, यानी अगला टर्म और पिछले टर्म का जो डिफरेंस है वो बराबर कैरी आउट हो रहा है। 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3। वही कहानी नीचे भी है, 5 - 1 ये डिफरेंस 4, 9 - 5 फिर से 4। तो इस तरह का सीक्वेंस जिसमें कि अगला और पिछला का डिफरेंस सेम हो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, पर आजकल जमाना शॉर्ट का, इतना लंबा चौड़ा नाम कौन लेगा, हम इसे एपी कह देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब मान लो जैसे हम जनरल कहें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो ये सीरीज बेसिकली क्या है कि मान लो पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म डी ज्यादा हो गया, तीसरा टर्म डी से और ज्यादा हो गया, मतलब ट्वाइस डी हो गया, और ए प्लस थ्राइस डी हो गया, ऐसे ही करके ये बढ़ रहा है। आप देखो, इसमें से ये घटाओगे तो डी, इसमें से ये घटाओगे तो फिर डी। उस डी को हम कहते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। हम क्या कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का सेम है। तो ए क्या है, इसका फर्स्ट टर्म, ए हो गया पहला टर्म, और डी क्या हो गया भाई, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह के सीरीज में क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। और ऐसा सीरीज रहे तो nth टर्म, जैसे हमने कहा ना कि भाई 100वां टर्म बताओ, तो डायरेक्ट 100वां nth टर्म निकालने का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, इसे हम tn कह देंगे, nth टर्म tn कह देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट। मान लो ऊपर वाला जो सीरीज है हमारा 1 5 9, कोई हमसे कह दिया कि भाई बताओ 10वां टर्म क्या है इसका, तो हम कहेंगे डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है t10 क्या हो जाएगा, पहला टर्म a1, ओके, प्लस dn माइनस 1, 10वें टर्म की बात कर रहा है तो 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या, 5 - 1 4, 9 - 5 4, कितना है भाई 4, ओके, यानी 1 प्लस 9 इंटू 4, 1 प्लस 36 आ गया 37, डायरेक्ट निकाल दिए। बड़ा टर्म भी कहता तो इस फॉर्मूले में रखते और निकाल देते। यहां पर एक और चीज हो जाता है, ये था nth टर्म, ओके, और फिर आ जाता है बीच में कभी कभी n टर्म्स का सम,
सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है सम इक्वल टू जितने टर्म्स का सम कह रहा है n/2 कर दीजिए, और फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। n टर्म का सम कह रहा है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, यानी n/2 फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी है। हम निकाल चुके हैं ना कि nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी है। यहां कह रहा है फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ओके, a प्लस nth टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला मेरा हो गया यहां से यहां तक nth टर्म। ओके, चलिए, यानी n/2 a प्लस a ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि सम ऑफ 10 टर्म्स बताइए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उधर हमारा रेडीमेड फॉर्मूला है, रख देंगे। क्या बन के आ गया है फॉर्मूला हमारा? सम ऑफ 10 टर्म्स n/2 यानी 10/2, 2a 2 इंटू 1, पहला टर्म तो 1 ही है ना, प्लस n-1, 10 टर्म की बात हो रही है, 10-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 5-1 4। क्लियर? चलिए, 5 इंटू 2 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 4 36, यानी 5 2 प्लस 36, यानी 5 इंटू 38, 38 5 8 40, 0 4 15 4 19 190 आ गया। क्लियर? ओके, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। क्या क्या भाई? कि tn यहां पर मैं लिख देता हूं, tn हमारे पास आ गया a प्लस n-1 इंटू डी, और sn आ गया n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले हम डायरेक्ट लगा देंगे अगर इस तरह का कुछ आ गया तो। ओके, तो अब आप इसे समझ गए। एक घर पे खुद से ट्राई करने के लिए मैं दे रहा हूं इस पे क्वेश्चन। एस सम 1 3 5 7 ऐसे 100th टर्म तक इसका सम क्या होगा आपने ये निकालना है। इसका आंसर है पूरी 10,000। ठीक है, उस फॉर्मूले पे रख करके आपने निकालना है, ये ट्राई कर लेना है। ओके, चलिए, अब एक दूसरा सीरीज है जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जरा सा उसके बारे में भी देख लें। चलिए, मिटाया जाए, फिर हम इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं कहेंगे, हम शॉर्ट में कहेंगे सीधा सीधी जीपी। उसमें क्या होता है कि अगला टर्म पिछले टर्म से उतना गुना बड़ा होते चला जाता है। यानी आप यूं समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे 1 एक सीरीज लू मैं, 1 अगला टर्म 2 गुना, 2 फिर अगला टर्म 2 गुना, फिर अगला टर्म 2 गुना, ऐसे। समझे? ये बढ़ता हुआ हो गया और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। मान लो हम कहें 16, अगला टर्म हाफ 8, इसी को पलट दिए 4 2 1 आधा 1/4, ये हो गया दूसरा सीरीज। तो यहां हम कहेंगे क्या कि कॉमन रेशियो इज सेम। वहां था कॉमन डिफरेंस, यहां हम कहेंगे कॉमन रेशियो इज सेम। कॉमन रेशियो कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म तो कंजिक्यूटिव का हम ले लेंगे बाय सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, एंड सो ऑन। दो कंजिक्यूटिव का हमें लेना है। क्लियर? ये बढ़ता हुआ था और ये घटता हुआ है। तो ऐसा अगर रहे तो इसका पहले जनरल क्या बन जाएगा वो देखो आप। जनरल हो जाएगा, ये सीरीज क्या हो गया, पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a इंटू आर है, तीसरा टर्म a आर स्क्वायर है। देखो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ये बाय ये करोगे तो r, कॉमन रेशियो, ये बाय ये करोगे तो फिर से r। ओके, इस कॉमन रेशियो को हम कहते हैं r। क्लियर? अब जैसे
अब इसी में पूछे कि भाई इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, तो nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ए आर का पावर n माइनस वन। देखिए दूसरा टर्म तो ए आर का पावर 2 माइनस वन ए आर हो गया, तीसरा टर्म ए आर का पावर 3 माइनस वन ए आर स्क्वायर हो गया। क्लियर। और अगर पूछे कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस एन की बात करें तो आप कहोगे ए आर का पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। कब? जब आर वन से बड़ा हो, जैसे यहां। लेकिन इस केस में आर वन से छोटा है, तब आप एस एन यहां पर लिखोगे ए वन माइनस आर टू द पावर एन, पलट दोगे बाई वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। कब? जब आर वन से बड़ा है। और ए वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर कब? जब आर वन से छोटा है। जैसे हम अगर ये वाला ले लें, ये वाला, मेरे पास एक सीरीज है भाई, वन, वन के बाद हाफ, के बाद वन बाई फोर, के बाद वन बाई एट, के बाद वन बाई सिक्सटीन, और ऐसे ही अगर ये हमसे कहे 10 टर्म तक, 10 टर्म्स तक, तो S10 निकालना होगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि यहां R जो है 1 से छोटा है। आप कहोगे कि भाई यहां का पहला टर्म तो 1 है, और जो कॉमन रेशियो R है वो है आधा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, हाफ बाई वन, हाफ हो गया। ओके, या कोई भी 1 बाई फोर बाई हाफ, फिर से हाफ हो जाएगा। चलिए, तो पता चल गया कि पहला टर्म 1 है, जीपी है, कॉमन रेशियो हाफ है, तो 10 टर्म निकालने का, 10 टर्म के सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है ना जी, ए दैट इज 1, 1 माइनस आर हाफ का पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर हाफ। उस फॉर्मूले पे लगा दिया, इस फॉर्मूले पे लगा दिया, आर की जगह हाफ था, आधा। अब हाफ का पावर 10 यानी नीचे में 2 का पावर 10 जाएगा ये, तो 2 का पावर 10 कितना होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024। ये हो गया 1024, यानी 1 माइनस 1 बाई 1024 डिवाइडेड बाई हाफ। क्लियर। यानी 1024 माइनस 1, 1023 बाई 1024, 1023 बाई 1024, और नीचे वाला हाफ पलट के 2 बाई 1 हो गया, 2 बाई 1। इस 2 से ये 512 कट गया 1024 का। ओके, और ये आंसर आ गया आपको 1023 बटा 512। ये आंसर आ गया डायरेक्ट अगर इसके 10 टर्म का सम। लेकिन इसमें से अगर आपको पूछे, इसमें से यही वाला सीरीज में अगर आपको पूछे कि भाई 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 अप टू n, नहीं, इनफाइनाइट तक इस डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम बताइए। ओके, तो इंक्रीजिंग में इनफाइनाइट नहीं पूछेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग में तो जो इसका जो आगे जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ा होता चला जाएगा, तो इनफाइनाइट टर्म तो खुद अपने आप में ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सम की बात सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग जीपी में आएगी, जहां अगला टर्म और छोटा 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 होते जा रहा है। तो जैसे ये है डिक्रीजिंग जीपी, और यहां पर मुझे पूछा कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखिए जरा पर, आपके पास फॉर्मूला था ए 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। यहां का r हाफ है। अब हाफ का पावर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, याद करो बाइनोमियल को, ये 1 से छोटा है। अब इसका पावर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे संख्या और छोटा होता चला जाएगा ना। इसका स्क्वायर करो 1 बाई 4, इसका क्यूब करो 1 बाई 8, इसका पावर 4 करो 1 बाई 16। तो इनफाइनाइट जाते जाते तो ये टर्म्स बिल्कुल ही छोटे होते चलेंगे। यानी कि r टू दी पावर n की बात करूं, और n अगर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ने लगेगा तब तो ये r टू दी पावर n 0 होता चला जाएगा। तो इस कंडीशन के तहत इस r टू दी पावर n को मैं 0 कर दूं, 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और सीधा सीधी आपका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस आर।
डिक्रीजिंग जीपी के केस में जहां कि आपका आर 1 से कम है, जो कि यहां है हाफ, तो इनफाइनाइट तक का सम सीधा सीधी a बाई 1 माइनस आर बन गया। हमारा ये पूछ रहा है अप टू इनफाइनाइट तक, तो हम लगा दें एस इंफिनिटी a बाई 1 माइनस आर। ए मेरा है 1 बाई 1 माइनस आर है हाफ। देखिए कितना सुंदर आ गया, 1 बाई हाफ यानी 2। सिंपल। तो इनफाइनाइट जीपी का सम पूछे, डिक्रीजिंग इनफाइनाइट जीपी का सम पूछे, डायरेक्ट आपके पास ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद, ए बाई 1 माइनस आर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर पे कोशिश करना। यहां पर एक जीपी का क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आप घर पे ट्राई कर लेना, फॉर्मूला पे डायरेक्ट रख करके प्रैक्टिस हो जाएगी। आप करना एस इंफिनिटी निकालना, आप क्या है 1 प्लस इस बार 1 बाई 4 ले लिया, 1 बाई 16 ले लिया, 1 बाई 64 ले लिया, ऐसे अप टू इंफिनिटी। ये सम फॉर्मूला पे लगा के देखना, इसका आंसर आ जाना चाहिए 4 बाई 3। तो इतना ही अलजेब्रा का पोर्शन है जो हमें फिजिक्स में अप्लाइड होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार फिर से घर पे प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना, और अगले क्लास में हम बढ़ेंगे लेक्चर 2 ट्रिगोनोमेट्री की तरफ। तो बच्चों मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।